नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का दूरदर्शन मध्य प्रदेश के इस खास कार्यक्रम नमस्कार एमपी में। जी हाँ, एक बार फिर से हम आपके समक्ष हाजिर हैं लेकर कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा। जी हाँ, जो आज का हमारा विषय है वो बहुत महत्वपूर्ण भी है और अगर मैं कहूँ गंभीर तो बिल्कुल भी गलत नहीं है। और बेशक आप आज के हमारी इस महत्वपूर्ण विषय की चर्चा का हिस्सा भी बनना चाहेंगे और बिल्कुल, क्योंकि आज की बात ही कुछ ऐसी होने वाली है कि बिल्कुल आपके पास प्रश्न होगा ही होगा। तो सबसे पहले हमसे जुड़ने के लिए आपको संपर्क सूत्र मैं बता देती हूँ। जी हाँ, हमारा जो लैंडलाइन नंबर है वो है 0755-266-0049। इसी के साथ एक टोल फ्री नंबर भी हम आपके लिए लेकर आते हैं जिस पर कॉल करने में आपके लिए कोई भी शुल्क नहीं लगेगा, 1800-233-0040। जी हाँ दर्शकों, और आपको बता देती हूँ कि आज किस विषय पर हम बात करने वाले हैं। दर्शकों, आज हम तंबाकू के सेवन पर चर्चा करेंगे कि तंबाकू का सेवन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और दर्शकों, आपको बता दूं, जो कि हम आगे बात करने ही वाले हैं, कि आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है। तो बिल्कुल इस बारे में हम आगे बात करेंगे, आपके साथ जानकारियां साझा करेंगे, लेकिन कार्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार जैसे कि हम सबसे पहले आपको तिथि से अवगत कराते हैं, तो बिल्कुल आज भी ऐसा ही करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि क्या कह रही है आज की तिथि। विक्रम संवत 2080, माह है ज्येष्ठ और आज है ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी। तारीख है 31 मई और दिन है बुधवार। जी हाँ, इसी के साथ कामना करती हूँ कि आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और नज़र डाल लेते हैं आज के इतिहास पर कि आज की तारीख यानी कि 31 मई के दिन क्या क्या घटनाएं घटी थी इतिहास में। सन 1577 में मुगल सम्राट जहांगीर की पत्नी नूरजहां का जन्म आज ही के दिन हुआ था। सन 1727 में फ्रांस, ब्रिटेन और नीदरलैंड ने पेरिस संधि पर हस्ताक्षर किए थे। सन 1907 में अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में पहली टैक्सी सेवा शुरू हुई थी। सन 1921 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे को अंगीकार किया गया था। सन 1935 में पाकिस्तान के क्वेटा शहर में भीषण भूकंप से 50,000 से अधिक लोगों की मौत हुई थी। सन 1959 में बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा को तिब्बत से निर्वासन के बाद भारत में शरण दी गई थी। सन 1964 में बम्बई में इलेक्ट्रिक ट्राम अंतिम बार चली थी। दर्शकों, आप सभी को मैं बताना चाहूँगी कि और इसके बाद से ही मुंबई में टैक्सी और लोकल ट्रेन यातायात का साधन बनी थी। और अगर मैं कहूँ कि कोलकाता एकमात्र अब ऐसा शहर है जहाँ पर अभी भी ट्राम ट्रेन चल रही है। जी हाँ दर्शकों, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सन 1977 में क्या हुआ था। सन 1977 में भारतीय सेना की एक दल ने पहली बार विश्व के तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत शिखर कंचनजंगा पर चढ़ाई की थी। दर्शकों, यह सिक्किम के उत्तर पश्चिमी भाग में नेपाल की सीमा पर है और इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 8,586 मीटर है। चलते हैं और देखते हैं सन 2008 में क्या हुआ था। सन 2008 में विश्व के सबसे तेज धावक हुसैन बोल्ट ने 100 मीटर दौड़ 9.72 सेकंड में पूरी कर विश्व रिकॉर्ड बनाया था। जी हाँ, जमैका के हुसैन बोल्ट 8 बार के ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता रह चुके हैं। तो ये था दर्शकों 31 मई का इतिहास और अब आपके साथ वक्त हो गया है एक अच्छा विचार साझा करने का। तो चलिए देखते हैं कि क्या कह रहा है आज का सुविचार। मौन और मुस्कान मनुष्य के दो हथियार होते हैं। जी हाँ दर्शकों, बिल्कुल सही कहा है कि जो मौन है और जो मुस्कान है वो आप इनको हथियार की तरह उपयोग कर सकते हैं, क्योंकि मुस्कान से कई समस्याओं का समाधान किया जा सकता है और जब मुस्कान से काम ना बने तो मौन रख लीजिए, क्योंकि मौन से कई समस्याओं से दूरी बनाई जा सकती है। तो बिल्कुल इन दो चीज़ों पे आप ज़रूर ध्यान दें और आजमा कर देखें, आपकी बात ज़रूर बनेगी। और चलते हैं अब आगे। जैसे कि मैंने आप सभी को पहले बताया था कि आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। बिल्कुल दर्शकों, तो मैं आपको बता दूं कि 31 मई, जी हाँ, हर साल 31 मई के दिन वर्ल्ड नो टोबैको डे यानी कि विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है। दर्शकों, इस दिन का जो लक्ष्य होता है, इस दिवस को मनाने का जो लक्ष्य है वो ये है कि तंबाकू का किसी भी तरह के
सेवन ना करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा सके। तंबाकू के सेवन से जो भी हमारे स्वास्थ्य को हानि पहुंचती है, जो भी इसके हानिकारक प्रभाव है, उसको लेकर लोगों में जागरूकता लाई जा सके। इसी के साथ जो धूम्रपान से आप कैसे दूरी बना सकते हैं, उससे दूर रहने के लिए भी लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है। तो जी हाँ, आज तमाम बातें इस विषय से जुड़ी हुई हम आज के कार्यक्रम में करेंगे और अगले 1 घंटे दर्शकों आप बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए और ख़ासतौर से उन लोगों को ज़रूर आप बिठा लें जो इन सभी आदतों में हैं या फिर इन आदतों का शिकार हैं। अपने प्रियजन या फिर अपने परिजन, अपने परिवार के बिल्कुल आप बिठा लिए जिनके लिए आप चाहते हैं कि कोई तो इन्हें समझा दे, किसी की तो बात इन्हें समझ में आ जाए। तो बिल्कुल आज हम आज के नमस्कार एमपी के इस अंक से यही कोशिश करने वाले हैं कि किसी को तो आज के हमारे इस कार्यक्रम से मदद मिले। और उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगी जो इन ऐसी कुछ लतों के शिकार हैं, उन सभी लोगों को मैं कहना चाहूँगी कि ये आदत नहीं है अच्छी, तू ये पहचान ले। ये आदत नहीं है अच्छी, तू ये पहचान ले, जानलेवा है धूम्रपान, ये बात जान ले। केसर नहीं कैंसर का दम है दाने दाने में, ऐ मेरे दोस्त छोड़ दे ये शौक, बस ये बात मेरी मान ले। तो जी हाँ, बिल्कुल कोशिश करेंगे कि जानकारियाँ आप तक दें और आपको जागरूक भी कर सके। और इस विषय पर जो हमारे साथ विशेषज्ञ हैं चर्चा करने के लिए, खास विशेषज्ञ आज हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। तो आइए सबसे पहले आपका उनसे परिचय करवा देते हैं। आज दो स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। सबसे पहले डॉक्टर TP साहू सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं सिल्वर लाइन हॉस्पिटल भोपाल में। और सर के साथ आज हमारे साथ डॉक्टर धीरज सिन्हा सर, आप जवाहर नेहरू कैंसर हॉस्पिटल में रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। तो दर्शकों, आज 2 विशेषज्ञ हमारे साथ हैं इस महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा के लिए। और हमसे संपर्क करने के लिए आपको संपर्क सूत्र हम बता ही चुके हैं। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर भी इनको फ्लैश होते हुए देख सकते हैं। और बिल्कुल कोई भी अगर प्रश्न आप करना चाहें तो बेझिझक हमें कॉल करिए, हमसे जुड़िए और सुझाव भी लीजिए और जानकारी भी लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम TP साहू सर के पास चलते हैं और सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि कैंसर क्या है। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने सुना तो है कि कैंसर कैंसर कैंसर, लेकिन वाकई में एक्चुअली कैंसर होता क्या है, इस बात की पूरी उनको समझ नहीं है। तो जानते हैं साहू सर से कि कैंसर एक्चुअली में क्या है। एक्चुअली क्या होता है, हमारे जो शरीर के जो सेल्स होते हैं, क्योंकि एवरीथिंग जो हम हर चीज़ में हमारे सेल्स होते हैं और बहुत सारे सेल्स होते हैं जी। और ये जो सेल होती है उसकी एक नियंत्रण में वो बढ़ता है और एक रेगुलेटेड डेथ होती है। तो वो रेगुलेशन का स्विच जब थोड़ा गड़बड़ जाए और वो जो ग्रोथ है और जो बढ़ने का जो स्पीड है, अगर वो अनकंट्रोल्ड हो जाए और वो तेज़ी से बढ़ने लगे और उनकी जो डेथ है, जो आमतौर से एक सेल का बढ़ा और फिर उनका डेथ होना चाहिए, वो अगर रेगुलेटेड स्विच में कुछ गड़बड़ जाए तो उसको हम आम धारणा से बोलते हैं कि ये अनरेगुलेटेड ग्रोथ जो हम बोलते हैं उसको हम कैंसर बोलते हैं। और कैंसर का सबसे बड़ा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि वो एक जगह से इतनी ज़्यादा अनरेगुलेटेड हो जाती है कि खून के नसों में या लिम्फेटिक्स जो एक खून जैसे कुछ नसें होती हैं उसके अंदर जाके वो शरीर के दूसरे हिस्सों में आ जाते हैं। और इस वजह से ये बीमारी अगर सही रूप से सही समय पे पकड़ा ना जाए तो ये फैल के चौथी अवस्था में हो सकता है। तो बेसिकली हम लोग ये समझें कि कोई भी रेगुलेशन जो सेल्स की जो ग्रोथ में अगर कुछ गड़बड़ हो जाए और अनरेगुलेटेड हो जाए और ये ग्रोथ बहुत तेज़ी से होने लगे तो वो एक जगह से सेल्स बहुत सारा ग्रो होके दूसरी जगह चले जाते हैं, मेनली खून के नसों से माध्यम से और लिम्फेटिक्स के माध्यम से। इसको हम कैंसर बोलते हैं जी। सर धीरज सर, जो जैसे कि सर ने बताया कि ओवर ग्रोथ, आपके जो ओवर ग्रोथ होने लगती है सेल्स की, और अगर मैं कहूँ कि शायद अंडर ग्रोथ भी अगर होती है तब भी एक कारण ये हो जाता है, इस बात को स्पष्ट करें। देखिए, ऐसा हो सकता है जैसा डॉक्टर साहू ने कहा जी, हमारी जो सेल्स हैं उनको एक कंट्रोल तरीके से ग्रो करना है। तो अगर ये कंट्रोल अगर मिस हो जाए या छूट जाए तो अब इसको आप ऐसे समझें कि शरीर के किसी भी अंग में अगर कंट्रोल हमारा ख़राब हो जाए तो वहाँ पे कैंसर बन सकता है। अब जब वो पार्ट ज़्यादा ग्रो करेगा जिसको नहीं ग्रो करना चाहिए तो कॉन्सिक्वेंटली हो क्या सकता है कि जो पार्ट जिसको नॉर्मली ग्रो करना चाहिए वो नहीं ग्रो करेगा। तो ऐसे मरीज़ों में बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं,
कुछ चीज़ें, अनीमिया, किसी में खून की कमी हो जाती है क्योंकि बनना कम हो जाता है, बिकॉज उसके साथ साथ जो चीज़ नहीं ग्रो करनी चाहिए थी उसी ने सारा न्यूट्रिशन बॉडी का ले लिया जी। तो ये एक प्रॉब्लम है कि हाँ, अंडर ग्रोथ भी चीज़ें आ सकती हैं इसमें। जी बिल्कुल। हमारे साथ एक कॉलर जुड़ गए हैं। अशोक जी, जबलपुर से आपने हमें कॉल किया है। स्वागत है आपका कार्यक्रम में, अपना प्रश्न करें। जी अशोक जी, आप अपना प्रश्न करें। जी मैडम जी, मैं ये जानना चाहता हूँ सर से कि इनको तम्बाकू खाने वालों को रोकने के कौन कौन से तरीके हैं, क्योंकि कहीं भी ये लेबर पार्टी जाती है तो ये तम्बाकू खाए बगैर कोई काम नहीं करती और गंदे तरीके से थूकते रहते हैं। अभी खेलो इंडिया कार्यक्रम हुआ था हमारे यहाँ रानीताल जबलपुर में, तो उसमें लोग खा के वहीं थूक रहे हैं और वहीं बच्चे खेल रहे हैं और इतना थूक रहे थे कि वहाँ बैठ पाना मुश्किल हो रहा था और कोई ध्यान नहीं देता इस पर। जी तो इसके ऊपर कोई अंकुश लगाने का कार्य बताएं सर, जिससे इनके ऊपर अंकुश लगाया जाए कि यहाँ कोई भी तम्बाकू खा के लेबर नहीं आएगा। जी बिल्कुल, हम इसी विषय पे बात कर रहे हैं और आगे आपने जो पूछा है कि कैसे बचाव कर सके, बिल्कुल हम आगे इस बारे में बात करेंगे। लेकिन आपके इस प्रश्न से एक प्रश्न सर मेरे दिमाग में जो आ रहा है वो यह है कि कई बार किसी को कैंसर है और वो कहीं पर कुछ, जैसे कि उन्होंने कहा कि थूक रहे हैं या जो भी, तो क्या वो भी कारण बन सकता है कि किसी ने जो कैंसर ग्रस्त है वो कहीं थूक रहा है और वहाँ जो आसपास लोग हैं वो बैक्टीरिया वो उनके लिए प्रभाव कर सकता है ऐसा हो सकता है? सबसे पहले तो ये समझे कि कैंसर एक छूत की बीमारी नहीं है और ये एक इन्फेक्शन नहीं है। ऑल्दो कुछ वायरल इन्फेक्शन के वजह से कैंसर होता है, पर किसी को कैंसर मरीज को छूने से या उनके थाली में खा लेने से ये कैंसर नहीं होता। सो सबसे पहला चीज़। दूसरा जो इन्होंने प्रश्न किया वो ये था कि कोई खेल का कार्यक्रम चल रहा था स्कूल के लेवल पे और कुछ लोग आके थूक रहे थे, तो वो माहौल बड़ा गंदा था। तो इसके लिए तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्वच्छ भारत अभियान बहुत अच्छे से छेड़ा हुआ है और आई थिंक सो सारे गवर्नमेंट ऑफिशियल स्कूल्स में ये लागू है और ये हमारे ऊपर ही है। मैं अपने घर पे अगर नहीं थूकता तो बाहर क्यों थूकूंगा, और अगर थूकूंगा तो ऐसी जगह थूकूंगा जहाँ पे साफ हो सके। सो ये स्वच्छता के विषय है। पर अगर तंबाकू से आपको निवारण पाना है तो वो फिर एक अलग चीज़ हो जाती है। तो सबसे पहले मैं ये बात करता हूँ कि तंबाकू ना लें और शुरू ना करें तो सबसे अच्छी चीज़ है। क्योंकि हमारे इस मध्य प्रदेश का ही डेटा है जो 5-6 साल पहले आई थी कि अगर 100 लोग तंबाकू लेके सेवन करके छोड़ने की कोशिश करें तो उनमें से 95 से 98% लोग छोड़ने के बाद वापस शुरू कर देते हैं। तो ये छोड़ना आसान नहीं है, तो इसीलिए उसको रोकना या पहली बार ना लेना सबसे इंपॉर्टेंट है। और अगर कोई छोड़ना चाहे तो डॉक्टरी सलाह के लेने के बाद ही छोड़े और ये कम करके छोड़ने की जो आदत है, आज कम कर दूंगा, कल 2 कर दिया, कल आधा कर दिया, फिर वो वापस 2 पे आ जाता है। तो इसीलिए डॉक्टर की सलाह लें, एक प्रोफेशनल तरीके से छोड़ें, पर ना लें और शुरू ना करें तो ज़्यादा अच्छा। जी धीरज सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ 2 बातें आती हैं। अगर किसी को तंबाकू छोड़ना है तो उसको 2 बातों का ध्यान रखना है। डॉक्टरी सलाह मदद करेगी, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, और साथ साथ डिटर्मिनेशन ज़रूरी है, क्योंकि ये एक लत होती है। लत बिना मन को मजबूत बनाए नहीं छूट सकती। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, कि कम करते जा रहे हैं, 2 का 1 किया, 1 का आधा किया, और फिर से होता है क्या कि फिर से वो दोबारा 2 पर आ जाते हैं, क्योंकि मन स्ट्रांग नहीं होता। तो डॉक्टरी मदद तो मिलेगी, लेकिन साथ साथ मन में ये होना चाहिए कि हमने छोड़नी है, क्योंकि एक लत है, तभी ये छूटती है, वरना नहीं छूटती है। जी बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि ये एक लत है और इसको छोड़ने के लिए काफ़ी मशक्क़त लगती है, लेकिन देखिए कोशिश करने से हर चीज़ संभव होती है। आइए अब जानते हैं कि कैंसर किस किस को हो सकता है। क्या सभी, आज के समय में सभी उम्र में कैंसर देखा जा रहा है या फिर कुछ पर्टिकुलर एज क्रॉस करने के बाद ये बीमारी से ग्रस्त हो सकते हैं? साहू सर, मैं चाहूँगी कि आप उत्तर दें। हर उम्र का एक अलग कैंसर कॉमनली पाया जाता है। अगर हम बच्चों की बात करें 10 से 15 साल के नीचे में, तो उसमें ब्लड कैंसर या लिम्फोमास और ब्रेन ट्यूमर्स की काफ़ी ज़्यादा परसेंटेज आपको मिलेगा। जैसे आप आ जाते हैं 20-30 साल की उम्र में, तो आपको मुंह और गले का कैंसर शुरू होता है। तो बेसिकली अगर तंबाकू जड़ित कैंसर की बात कर रहे हैं तो 20 साल के ऊपर की जो कैंसर्स हैं, 30 साल के ऊपर जो कैंसर्स हैं, उसमें मुंह और गले का कैंसर जो हम तंबाकू खाते हैं, चबाते हैं, उसके वजह से, फेफड़ों का कैंसर जो सिगरेट या बीड़ी पीने से होता है,
एंड उसके बाद अगर हम दूसरे कैंसर की बात करें, महिलाओं में इसी उम्र में 30-35 साल के ऊपर जो महिलाओं के कैंसर आना शुरू होता है वो है स्तन कैंसर और बच्चेदानी की मुंह की कैंसर, जिसको हम लोग बोलते हैं सर्वाइकल कैंसर, जो काफ़ी कॉमन है, स्पेशली गांव में और थोड़ा गरीब स्तर की महिलाओं में ये ज़्यादा कॉमन पाया जाता है। अगर हम एज वाइज आगे चले, 60 साल के ऊपर की एज में चले जाते हैं, तो पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर करके एक कैंसर होता है जो काफ़ी कॉमन है। ऑल्दो मुंह और गले का कैंसर, तंबाकू जड़ित कैंसर भी काफ़ी कॉमन है उसमें। महिलाओं में बच्चेदानी का कैंसर, ओवरी का कैंसर, ये सब आने लगता है। सो बेसिकली कैंसर हर उम्र में अलग अलग तरीके के प्रीडोमिनेंटली पाई जाती है, बट कोई भी कैंसर किसी भी उम्र में हो सकता है, बट उसकी प्रीडोमिनेंस हर उम्र में अलग होता है। जी धीरज सर, जैसे आपके पास भी पेशेंट आते होंगे, तो आपको हर उम्र के पेशेंट देखने मिलते हैं जो कैंसर से ग्रस्त हैं, या फिर कुछ 15 या फिर 20 साल की उम्र से ज़्यादा लोग? पहले तो एक बात समझें कि कैंसर जो है आपकी अपनी ही शरीर का एक रोग है। उसमें जैसा डॉक्टर साहू ने कहा था, आपकी बॉडी के जो सेल्स हैं वो अनरेगुलेटेड तरीके से ग्रो करते हैं, तो इस बात को हम ये मान के चल सकते हैं कि आपके बॉडी के हर एक ऑर्गन में कैंसर हो सकता है। अब बात आती है कि ये डिसरेगुलेशन या ये जो कंट्रोल था ये कब छूटा। हो सकता है माँ के पेट में ही ये कंट्रोल छूट गया, तो बच्चे की पैदाइश हुई और वो कैंसर के साथ पैदा हुआ, ऐसे भी होता है। हाँ, हम काफी देखने में आ रहे हैं कि आज के समय में छोटे बच्चों को भी कैंसर से वो ग्रस्त हैं। यस, 1-1 साल के बच्चों में कैंसर पाया जाता है, 100 साल के लोगों में भी कैंसर पाया जाता है। तो हम ये बात समझें ज़रूर कि अगर हम कहें कि नहीं हमारी उम्र तो काफ़ी कम है, हमको ये नहीं हो सकता है, तो ये एक भ्रांति होगी। उसका कारण ये है कि कैंसर किसी भी उम्र में 6 महीने के बच्चे से लेकर के 100 साल के इंसान तक हो सकता है। इम्पॉर्टेंट ज़रूरी बात क्या है कि आपको ये समझना ज़रूरी है कि इसके लक्षण क्या है, तो वो उस पर ध्यान देंगे, जिस पे अभी हम आगे बात करेंगे। तो इस बिल्कुल सर, मैं यही आपसे पूछने वाली थी कि देखिए, जब किसी 20-25 उम्र वाले व्यक्ति को अगर कैंसर हो रहा है, तो काफ़ी सारे लक्षण जो हैं वो अब अंतर कर सकता है कि ये चीज़ अभी नहीं हो रही थी, मुझे अब से होना शुरू हुई है। लेकिन वहीं जब बच्चा कोई नवजात शिशु है या फिर 1-2 साल का बच्चा है, उनमें भी हम कैसे समझ सकते हैं कि भाई ये लक्षणों से मतलब मुख्यतः हम किन लक्षणों से समझ सकते हैं कि ये कैंसर के सिम्टम्स है, ये कैंसर के लक्षण है? देखिए, बच्चों में एक तो वो आपको एग्जैक्ट बता नहीं पाएंगे। कई बार तो 1 साल का बच्चा होता है, उसको उसमें माता पिता को 2-3-4 चीज़ों का ख्याल रखना है कि बच्चे की जो माइलस्टोन्स हम कहते हैं कि उसके ग्रोथ की जो माइलस्टोन है, कि दांत उसके कब निकल रहे हैं, कितना ग्रो हो रहा है, उसकी दूध पीने की कैपेसिटी कितनी है, ये सब चीज़ों में इफेक्ट आना शुरू होता है। बिहेवियर में चेंज आना शुरू होता है, रात दिन का समझ गड़बड़ी होने की चांसेस होती हैं। बच्चे में किसी तरह की सूजन होती है, कई बार पेट अचानक से फूल रहा होता है, जिसके बारे में आप काफ़ी परेशान हो सकते हैं। सर का जो साइज़ है वो बढ़ने के चांसेस रहते हैं। तो ये सब बातें होती हैं जिसमें माता पिता का सबसे ज़्यादा रोल होता है इन बात पे समझने का कि बच्चे में ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं, दैट्स ओके। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि जैसे हमने बोला कि चाइल्डहुड कैंसर्स बिल्कुल अलग होते हैं। उसमें ल्यूकीमियाज जो ब्लड कैंसर है वो, लिम्फोमास, ब्रेन ट्यूमर, और 2 चीज़ें जो उन्होंने पेट के बारे में बोला, उसमें किडनी का कैंसर एक होता है विल्म्स ट्यूमर करके, और हिपैटोब्लास्टोमा करके, 2-4 चीज़ें काफ़ी कॉमन है। तो इसमें मैं सोचता हूँ कि इवन द अर्लीस्ट जो सबसे छोटा उम्र का कैंसर जो मैंने देखा है वो है 10 दिन का बच्चे को, और उसमें ल्यूकीमिया पाया जाता है यूजुअली, एंड ये काफ़ी घातक होता है। सो अगर किसी को खून नहीं बन रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, खून आ रहा है, ग्रंथियां बड़े बड़े हो गए गले में या काख में, तो ये सब चीज़ कैंसर से भी हो सकता है, बिना कैंसर के हो सकता है। आपको जाकर डॉक्टर को दिखाना है। अगर किसी बच्चे को सर में दर्द हो रहा है, उल्टी कर रहा है, तो वो ब्रेन ट्यूमर का निशानी हो सकती है। तीसरा रेटिनोब्लास्टोमा करके चीज़ है, जो आंखों की कैंसर जो बच्चों में काफ़ी कॉमन होता है। बहुत सारे समय देखते हैं कि बहुत लोग बच्चे बोलते हैं, अरे मेरी बच्चे की आंख तो बहुत अच्छी थी, अब तो बिल्ली जैसे आंख हो गई है। सो दैट इज़ वेरी डेंजरस। अगर चेंज हुआ है आपकी बच्चों के आंखों का कलर में, तो गो टू अ डॉक्टर। ये रेटिनोब्लास्टोमा का सिम्टम हो सकता है, ऐसे खुश होने की ज़रूरत नहीं है। तो इसी तरह से मैं ये बोलना चाहूँगा कि कोई स्पेसिफिक सिम्टम्स नहीं होता है कैंसर का। ऑल्दो हम ये बोलते हैं कि अगर कोई चीज़ नयापन आता है आपके शरीर में, चाहे किसी भी रूप में हो, प्लीज़ गो टू ए डॉक्टर। डॉक्टर से सलाह करें और नयापन क्यों आए उसकी जांच करें, क्योंकि कैंसर जिस अंग में होगा उस हिसाब से आपको सिम्टम्स होगा। ऑल्दो
बड़ों में क्लासिकल कैंसर के जो साइंस होते हैं हम बोलते हैं, बट मेरा बहुत साफ कहना होता है कि किसी भी अंग में, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि हो सकता है कैंसर, तो आपको कोई भी नयापन शरीर में आए, कुछ भी नया हो, डॉक्टरी जांच ज़रूरी है। और ये बात क्लियर हो जाए, लोगों को डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसे जब चेंजेस आते हैं हर 5 में या हर 3 में एक का कारण कैंसर होता है, 2 का कारण कैंसर नहीं होता। जी बिल्कुल दर्शकों, तो जब भी आप असामान्य बदलाव देखें या फिर असामान्य चेंजेस देखें तो उनको नज़रअंदाज आपको नहीं करना है, डॉक्टर से परामर्श बहुत ज़रूरी है। तो बिल्कुल आप सबसे पहले जो आपको करना है वो ये कि डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें, समझने की कोशिश करें कि कारण क्या है। सर यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमने बहुत तरीके के कैंसर की बात कर ली, मुख्यतः अगर हम बात करें कि तंबाकू के सेवन के कारण किस किस तरह के कैंसर हो सकते हैं और उनको हम कैसे समझ पाएँ, उनके क्या लक्षण होते हैं। तंबाकू जड़ित कैंसर, भारत की अगर मैं बात करूं, हम लोग अपने देश के बारे में बहुत केयरफुली सोचना पड़ेगा कि हम एक डेवलपिंग नेशन है, हमारे पास पैसा है, आ रहा है, हर दशक हमारे लिए हम अच्छे बनते जा रहे हैं, हमारी लाइफस्टाइल बदलते जा रहा है, पर अभी भी हम उतना काबिल नहीं है कि हम हर कैंसर या हर बड़ी बीमारी को वर्ल्ड क्लास इलाज कर पाएँ, इवन सरकारी मदद से। इट्स बिकम डिफिकल्ट। सरकार कोशिश कर रही है, बट हमेशा एक मुश्किल होती है पैसे के बारे में। इवन अमेरिका जैसे बड़ा राज्य भी आज बहुत तकलीफ में जा रहा है इस चीज़ को लेके। तो मेरा पॉइंट ये होता है कि तंबाकू जड़ित कैंसर के बारे में इसलिए हम बात करते हैं क्योंकि ये एक ऐसा बीमारी चीज़ है जो प्रिवेंटेबल है, मतलब आप तंबाकू ना लें और कैंसर नहीं हो, इससे अच्छा क्या बात क्या होगा। सेकेंड चीज़ है, भारतवर्ष में अगर 100 मरीज कैंसर के होते हैं, 50 से ज़्यादा मरीज की कैंसर कहीं ना कहीं तंबाकू के वजह से हुआ है, जिसको हम बोलते हैं टोबैको रिलेटेड कैंसर। तो हम 50% अपना कैंसर लोड को अगर कम कर सकते हैं तंबाकू नहीं लेने से, हम कितना अपनी हेल्थ केयर की कॉस्ट को कम कर सकते हैं। और सबसे कॉमन जो कैंसर होता है वो मुंह और गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, इवन पेशाब की थैली का कैंसर। लोग बोलते हैं सर तंबाकू तो यहाँ खाते, पेशाब की थैली में कैसा होता है। ये बात जानने की जरूरत है कि जब हम तंबाकू लेते हैं तो लोकल चीज़ खाली नहीं होता, आपको खून में फिर कार्सिनोजन वो चीज़ होते हैं जो कैंसर पैदा करती है, वो केमिकल्स होती है जो कैंसर पैदा करती है। जब आप सिगरेट लेते हो या बीड़ी लेते हो, उसमें बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो आपके खून में आते हैं और वो दूर जगह जाके कैंसर पैदा करती है। तो इसीलिए तो कैंसर खाली लोकल इफेक्ट नहीं होता, इवन ब्लड में जाके वो दूर दराज में जाके पेशाब की थैली तक की भी कैंसर कर सकती है। सो दीज आर द कॉमन कैंसर जो हम बोलते हैं, और मेरे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये एक कैंसर है जो प्रिवेंटेबल है। एंड 50% इंडियन कैंसर लोड तंबाकू की वजह से होता है। जी बिल्कुल दर्शकों, ये बात समझने की बहुत ज़रूरत है कि लोग जैसे कि सर ने कहा कि लोग बोलते हैं कि तंबाकू खाते हैं वो तो मुंह में खा रहे हैं, तो मुंह का या गले का कैंसर हो, ये अलग अलग अंगों में कैसे कैंसर हो रहा है सिर्फ और सिर्फ तंबाकू के सेवन से। लेकिन इस बात को आप समझिए कि जब भी हम कोई चीज़ खाते हैं उसका प्रभाव पूरे हमारे शरीर पर पड़ता है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो चीज़ है वो हमारी रगों में जा रही है, वो हमारे पेट में जा रही है, उसका पूरे शरीर में संचार हो रहा है, कहीं ना कहीं खून में भी वो चीज़ मिल रही है। एक और चीज़ है, हम सिर्फ कैंसर की बात करते हैं तंबाकू से, मैं ये बोलना चाहूंगा कि हार्ट की बीमारी तंबाकू से होता है। आपकी जब आप सिगरेट लेते हो और धुआं छोड़ते हो और परिवार के अंदर आप घर पे सिगरेट या बीड़ी लेते हो, तो उसके कारण सेकेंड हैंड स्मोकिंग होता है। जो आपके फीमेल पॉपुलेशन है या जो तंबाकू नहीं लेते और जो बच्चे हैं अगर वो धुआं ले रहे हैं, उनको भी कैंसर होने का डर होता है, अस्थमा होता है। हम इतनी ज़्यादा बातें करते हैं पॉल्यूशन इन द रोड, आप घर की पॉल्यूशन के बारे में बात करें तो अस्थमा की चांसेस होते हैं। बच्चों में अस्थमा का बड़ा कारण सेकेंड हैंड स्मोकिंग है। सो सिर्फ और सिर्फ कैंसर नहीं, हार्ट की बीमारी, अस्थमा, सीओपीडी, फेफड़ों की बीमारी, बच्चों में कैंसर, सेकेंड हैंड स्मोकिंग, तंबाकू इतना घातक है। जी बिल्कुल धीरज सर, जैसे कि देखा जाए कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें मुंह और गले के कैंसर हो रहे हैं और उनका कहना है कि हम तंबाकू का सेवन नहीं करते हैं। सर ने भी कुछ कारण बताए, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, तो एक बात का हम ख्याल रखें कि अपने देश में 50% जो मेल पॉपुलेशन है वो किसी न किसी फॉर्म में टोबैको यूज़ करता है। टोबैको नहीं यूज़ करने के बावजूद कैंसर्स होते हैं। ऐसा नहीं कि बस टोबैको ही मेन कारण है, लेकिन टोबैको सबसे बड़ा कारण है कैंसर होने का, इस बात को समझना ज़रूरी है।
कई लोग इस बात पे, अब चूंकि अवेयरनेस की हम बात कर रहे हैं, कई बार लोग ये कहते हैं कि हम तो टोबैको यूज़ नहीं करते, हमको तो कैंसर हो ही नहीं सकता, तो इन सब चीज़ों को दिमाग में रखते हैं और उस कारण से काफ़ी लेट डायग्नोसिस, दे आर अदर रीजंस, अलग रीजंस होते हैं कैंसर होने के, जो टोबैको से रिलेटेड नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, जैसा डॉक्टर साहू ने कहा, 50%, 40 से 50% कैंसर जो है भारत में, इसका इंसिडेंस इस तरीके से समझिए कि आज किसी कारण से अगर हम टोबैको यूज़ करना अपने देश में कंप्लीटली बंद कर दें, ये टोबैको एक्सटिंक्ट हो जाए, तो आने वाले समय में कैंसर का इंसिडेंस 50% कम हो जाएगा। अभी देश में 13.5 लाख कैंसर होते हैं हर साल जी। आप टोबैको यूज़ करना बंद करा दिए देश में, अगले 4-5 साल के बाद ये 13.5 लाख घट के 6.5 लाख आ जाएगा। तो ये जो सरकारी बर्डन है, जो हमको गवर्नमेंट एक्सचेकर से हमको ट्रीटमेंट में जो एक्सपेंसेस जाती हैं, इसमें काफ़ी हद तक बचत हो सकती है टोबैको ना यूज़ करने से। हाँ, अलग रीजंस हैं जिसके कारण टोबैको नहीं यूज़ करने वालों में कैंसर हो सकता है, बट राइट नाउ मुझे लगता है कि हमको इस बात पे ज़्यादा स्ट्रेस देना चाहिए कि हाँ कैंसर से। और सेकंड थिंग आई वुड जस्ट लाइक टू ऐड कि टोबैको रिलेटेड कैंसर जब बोलते हैं, मतलब हम मेजर कारण टोबैको को मानते हैं। 70% ऑफ मुंह और गले का कैंसर तंबाकू के वजह से होता है, 20% बिना तंबाकू की वजह से भी होता है, जो आपने सवाल किया, बट 80% तंबाकू वजह से होता है। और सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैं हमेशा स्ट्रेस करता हूँ, ये प्रिवेंटेबल है। तंबाकू ना लो, पैसा भी खर्च नहीं होगा, आप थूकोगी भी नहीं बाहर, दीवार भी गंदे नहीं होंगे, और आपकी सेहत भी सही रहेगी और आपका मुंह भी ज़्यादा खुलेगा। सर, क्या एक ये भी कारण है कि हो सकता है कि जो हम दूसरी चीज़ें खा रहे हैं, अगर हम बोले कि हम तम्बाकू या सिगरेट इन सब चीज़ों का सेवन नहीं कर रहे हैं, या जो भी दूसरी चीज़ें ले रहे हैं, उनमें भी कहीं ना कहीं टोबैको का कंटेंट पाया जाता है? देखिए, मैं यहाँ पे जब कोई भी पब्लिक फोरम में आता हूँ, मैं साइंस के ऊपर बिलीव करता हूँ। मैं अगर प्रूफ है मेरे पास सॉलिड, तो ही मैं उसके बात करूंगा। आई डोंट हैव ए सॉलिड प्रूफ कि मैं इस स्टेटमेंट को मैं वेरीफाई कर सकूँ। डॉक्टर साहब का है तो वो कर सकते हैं, पर मैं इसको वेरीफाई नहीं करूंगा। मैं बात मानता हूं कि तंबाकू जो है वो खराब है। मेरे को तंबाकू का कोई एक अच्छा चीज़ बता दे, सिर्फ तंबाकू कंपनियों को फ़ायदा के अलावा अगर कोई और कोई अच्छा चीज़ को तंबाकू के बारे में बता दे, तो मैं बिल्कुल उससे डिबेट करने के लिए तैयार। जी बिल्कुल। धीरज सर, आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बात समझनी ज़रूरी है। तंबाकू से कैंसर, देखिए कैंसर जो हो रहा है मुंह, कान, गले, फेफड़े या पेशाब की थैली में, उसका मेजर रीज़न ये होता है कि जो हम बार बार अपने ऑर्गन को इरिटेट कर रहे हैं, उस कारण से ऐसा होने का, मतलब वन ऑफ द रीजंस वाई इन सब एरियाज़ में कैंसर होता है। तो लोग कहते हैं कि हम तो सुपारी चबाएंगे, हमको उससे कुछ होगा नहीं, तो ये चीज़ गलत है। अगर हम किसी भी ऐसी आदत के साथ हैं जिसमें हमारे ऑर्गन को हम बार बार इरिटेट कर रहे हैं, तो उससे कैंसर होने का चांस है। तो सुपारी चबाते रहना, हमेशा सुपारी चबाते रहना, ये भी गलत आदत है। लोग कहते हैं हम तो पान खाते हैं, उसमें हम जर्दा तो डालते नहीं हैं, लेकिन जर्दा नहीं डालते, लेकिन उसमें कत्था तो आप डालते हैं। तो ये सब इरिटेशंस है। तो ये सब व्यसन, जिसको एक कैटेगरी कहते हैं कि व्यसन से दूर रहें, ये ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं आप कुछ ना कुछ गलत ज़रूर कर रहे हैं जो आपके शरीर के लिए सामान्य नहीं है, और वही कारण बन जाता है इन सब परेशानियों का। सर, जैसे कि हमने इस बात को तो समझा कि टोबैको के यूज़ से, तम्बाकू के यूज़ से कैंसर होता है। सर, और क्या क्या कारण होते हैं तम्बाकू के अलावा कैंसर होने के? अगर आप में मोटापा है तो कैंसर का चांसेस ज़्यादा हो सकता है, और ये वेल डॉक्यूमेंटेड है जी। अगर आपकी परिवार में आप कैंसर कुछ होते हैं, जैसे स्तन कैंसर है, ओवरियन कैंसर, आंत की कैंसर, तो इसको हम अनुवांशिक कैंसर्स बोलते हैं, हेरिडिटरी कैंसर्स बोलते हैं। ये भी एक बड़ा कारण है जी। इनएक्टिविटी, मतलब आप बिल्कुल एक्सरसाइज नहीं करते, आप बिल्कुल लेटे रहते हैं, आप खराब चीज़ें ज़्यादा खाना पसंद करते हैं जिससे मोटापा और बढ़ती है, चर्बी या फैट जैसे चीज़ें लेते हैं, ये भी कैंसर जैसे चीज़ पैदा कर सकते हैं। कुछ वैक्सीन्स होते हैं जिससे अगर लेते हैं तो कुछ इन्फेक्शंस हमको नहीं होते, जैसे कि हेपेटाइटिस बी वैक्सीन जी, और ह्यूमन पैपिलोमा वायरस वैक्सीन, जो बच्चेदानी की मुंह का कॉमन कारण है। अगर हम ये वैक्सीन्स को इस्तेमाल सही ढंग से सही समय पे करें तो कुछ कैंसर्स जैसे लिवर की कैंसर और बच्चेदानी की मुंह की कैंसर, इवन लैट्रिन की रस्ते की कैंसर जिसको एनल कैंसर बोलते हैं, उसको भी हम कम कर सकते हैं। सो ये कुछ कॉमन चीज़ें हैं, कारण जो हम बोलते हैं, और अभी भी हम बहुत सारे चीज़ें नहीं जानते कैंसर क्यों होता है। ये कारण है जो हम जानते हैं। लास्ट जो हमने सुपारी की बात की, अरेका नट जो हम बोलते हैं, ये भी काफ़ी खतरनाक होता है।
जब आप ज़्यादा सुपारी लेते हो, चाहे जर्दा ना लो, तो आपकी गाल के अंदर की हिस्सा फाइब्रोसिस हो जाती है। जब ये फाइब्रोसिस होती है तो आपका मुंह नहीं खुलता। आप बहुत सारे देखते हैं जो पान खाते हैं, सुपारी खाते हैं और जो तंबाकू लेते हैं, उनका मुंह नहीं खुलता, वो एक उंगली भी नहीं डाल पाते, जबकि 3 उंगली से 4 उंगली आपको मुंह के अंदर चली जानी चाहिए जो आप मुंह खोले। सो ये इसको हम सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस बोलते हैं। जब आप मुंह नहीं खुलता तो आप मुंह को सफाई नहीं कर पाते, और कोई घाव भी हो जाए तो आप उसको देरी से देखते हो। तो सब म्यूकोसल फाइब्रोसिस एक बहुत बड़ा कारण है कैंसर का। तो गुटखा तो छोड़िए, तंबाकू छोड़िए, इवन मैं अरेका नट से भी दूर रहने की आपको सलाह दूंगा। जी बिल्कुल। धीरज सर, मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि कई लोगों का ये मानसिक धारणा बन जाती है कि हमारे यहाँ तो पीढ़ियों से इसका सेवन किया जा रहा है, लेकिन किसी को भी कैंसर नहीं हुआ तो हम बेफिक्र हैं, हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो क्या ये सोचना और इस राह पर आगे बढ़ना सही है? देखिए, इंसान की टेंडेंसी होती है जो भी दुर्लभ चीज़ है उस पर ज़्यादा ध्यान जाता है। जी। जो भी जेनेटिक कॉज है या अनुवांशिक है वो 10% से ज़्यादा नहीं होता। 90% कैंसर में कोई अनुवांशिक रीज़न नहीं होता। 90% कैंसर जो होते हैं उनमें कोई रीज़न ही नहीं होता। हम कितना भी एक्सप्लोर करें किसी कैंसर पेशेंट में, आपने ये किया था, आपने वो किया था, कई बार मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में आपको कोई कारण नहीं पता चलता कि ऐसा क्यों हुआ। लेकिन चूंकि हम इस बात पे, वही रैरिटी है कि भाई 10% जेनेटिक्स है, तो हम काफ़ी मरीज इस बात पे अश्योर्ड होने की कोशिश करते हैं कि भाई हमारे परिवार में पहले किसी को कुछ नहीं हुआ, किसी को भी कैंसर नहीं था, तो हमको क्यों होगा। लेकिन बात का ध्यान दें, 10 में से 9 कैंसर में कोई जेनेटिक रीज़न नहीं होता, केवल 10 में से 1 में कोई आनुवंशिक चीज़ें आती हैं। तो इस बात का ख्याल रखें कि अगर ज़रूरी नहीं है कि परिवार में कभी नहीं है तो आपको नहीं हो सकता है। आपका सवाल अगर मैंने सही समझा, आपने पूछा कि पीढ़ियों से हम तंबाकू लेते आ रहे हैं, कैंसर हुआ नहीं तो अब हमको क्यों होगा। जी। सो आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारी जो शरीर है वो बड़ा अच्छा मशीन है। जी। उसकी जो खराब सेल्स होते हैं, हमारी इम्यून सेल्स जो होती है, जो हमारी अच्छी सेल्स होते हैं, उस खराब सेल्स को आइडेंटिफाई करते हैं, मार डालते हैं। सो बात यह है कि आपको, जैसे मैं बहुत बार एक होता है ना कि आपको लगातार चांस लेना पड़ता है। आप तंबाकू लेते हैं, सेल्स खराब होती हैं, आपकी शरीर की इम्यून सेल्स उसको मार डालते हैं, बट एक सेल्स को बचने की ज़रूरत है। आप शॉट ऊपर खेलते रहिए, क्रिकेट की बात चल रही है, आईपीएल खत्म हुआ, एक ऊपर आप मारते रहे, 10 एक कैच तो आपको पकड़ना है, आप वापस जा रहे हैं। 9 बार आप बच गए ऊपर मार के, मतलब नहीं कि हवा में ही मारते रहे। तो मतलब ये है कि जब आप तंबाकू लेते हो, आप शरीर को इंसल्ट लेते हो, कैंसर जैसे सेल्स बनती हैं, 1-2 सेल्स, छोटे सेल्स को इम्यून सिस्टम जो आपका शरीर की है वो खत्म कर देती है, बट अगर वो बच गए तो आपको कैंसर हुआ। तो आप वो चांस लेना चाहते हैं क्या, वो आपको समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही। मुझे नहीं लगता कि इस तरह का सवाल यूजुअली पेशेंट्स का आता है कि मेरे पुराने लोग तंबाकू ले रहे थे तो मैं भी लूँगा। ये मुझे लगता है मेजर उनके दिमाग में ये बात चलती है कि मेरे तो 7 पुश्तों में कभी भी कोई कैंसर की बात हुई नहीं है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज, उनको लगता है कि मेरे चाचा जी तो 90 साल जी लिए तंबाकू खाते हुए, तो हम उनको होता नहीं है। तो ये चीज के लिए हमको बोलना पड़ेगा भाई चाचा जी लकी थे, हो सकता आप लकी ना हो। बिल्कुल सही कहा। दर्शकों, आपको बताना चाहूँगी कि WHO की रिपोर्ट के अनुसार हर साल विश्व में 80 लाख लगभग लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं सिर्फ और सिर्फ तंबाकू के सेवन से। और यह जो आंकड़ा है दर्शकों छोटा मोटा नहीं है, कोरोना महामारी में भी इतना आंकड़ा हमें देखने नहीं मिला था। तो आप तंबाकू के सेवन की गंभीरता को समझ सकते हैं कि कितनी हानिकारक है हमारे लिए। दर्शकों, इस गंभीर विषय पर चर्चा हमारी जारी रहेगी, कहीं आप बहुत ज़्यादा गंभीर ना हो जाए, इसलिए चलिए थोड़ा सा आपको घुमा कर लेकर आते हैं, आपको ले चलते हैं एक छोटी सी सैर पर। तो चलिए देखते हैं कि आज कहाँ लेकर हम आपको लेकर जा रहे हैं। जामवंत गुफा से, जो प्रागैतिहासिक मानव की शरण स्थली है। डिंडोरी के मेहदवानी विकासखंड के अंतर्गत जंगल में स्थित इस गुफा के बारे में किंवदंती है कि महाभारत काल में जामवंत इसी गहरी गुफा में निवास करते थे और स्यंतक मणि के लिए उनका कृष्ण से युद्ध इसी गुफा में हुआ था, जहां
उन्हें पता चला कि वे भगवान विष्णु ही हैं, तो उन्होंने कृष्ण को स्वयं तक मणि तो भेंट की, साथ ही अपनी पुत्री जामवंती का विवाह भी कृष्ण के साथ कर दिया। हमारा अगला पड़ाव है कपिल धारा। अमरकंटक से मात्र 5 किलोमीटर पर यह नर्मदा नदी का पहला जलप्रपात है, जहां करीब 70 फीट की ऊंचाई से जल की धारा गिरती है। ऐसी मान्यता है कि नीचे खड़े होकर अपने सिर पर लेकर धारा के जल से स्नान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। कहा जाता है कि जब मां नर्मदा रुष्ट होकर आगे बढ़ी तो कपिल मुनि ने उनका रास्ता रोका था, परंतु वे उस स्थान से छलांग लगाकर आगे बढ़ गई थी, इसीलिए उसे कपिल धारा कहते हैं। वाकई यहां आकर पर्यटक शारीरिक थकान तो मिटाते हैं, साथ ही उन्हें अविस्मरणीय आत्मीय शांति का अनुभव होता है। डिंडौरी से 14 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है नेव सफॉल। यहां एक के बाद एक 3 प्राकृतिक प्रपात प्रकृति की सुंदर धरा को असंख्य रूपों में अभिव्यक्ति देते हैं। वर्षा एवं शीत ऋतु में यहां के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर पर्यटक स्तब्ध रह जाते हैं। जिला मुख्यालय से 73 किलोमीटर दूरी पर स्थित है कारो पानी अभयारण्य। डिंडौरी में दुर्लभ ब्लैक बग यानी कृष्ण मृग का प्राकृतिक आश्रय स्थल भी है। आज इन हिरणों के संरक्षण में शासन प्रशासन के साथ आम नागरिक भी अपना सहयोग दे रहे हैं। कारो पानी का ये वन क्षेत्र पूरी तरह से संरक्षित घोषित किया गया है। इस दुर्लभ प्रजाति के लिए इंसानी हस्तक्षेप पर भी पाबंदी लगाई गई है। हालांकि इन हिरणों के द्वारा फसल खराब होती है, लेकिन इन बातों का इन्हें कोई भी मलाल नहीं है। यहां के जंगलों में स्वच्छंद रूप से विचरते हुए हिरण की अटखेलियां पर्यटकों को वन विहार का आमंत्रण देती है। सैर पर लेकर गए थे ढिंडोरी शहर। जी हाँ, वहाँ का झरना देखकर तो मुझे तरोताज़ा वाला एहसास हुआ, बिल्कुल आपको भी हुआ होगा। और आप सभी को मैं याद दिला दूं कि आज कार्यक्रम में हम बहुत ही बहुमूल्य विषय पर बात कर रहे हैं, आपको जानकारियाँ दे रहे हैं कि तम्बाकू के ऊपर। जी हाँ, आज वर्ल्ड नो टोबैको डे है, विश्व धूम्रपान विश्व तम्बाकू निषेध दिवस है। और दर्शकों, यह जो कार्यक्रम, यह जो विषय है, यह जो दिवस है, ये हर साल एक थीम के साथ मनाया जाता है। तो इस बार भी इसकी क्या थीम रखी गई है, आइए हमारे स्पेशलिस्ट जो आज हमारे साथ 2 डॉक्टर्स हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं जो कैंसर स्पेशलिस्ट है। सबसे पहले मैं साहू सर से जानना चाहूँगी कि सर, जो इस बार की थीम है वह क्या रखी गई है? इस बार की जो थीम है वो बहुत सटीक रखी गई है। इसका थीम है आई नीड फूड नॉट टोबैको। मेरे को खाना चाहिए, तंबाकू नहीं, अगर बोले। और लोग इसको गलत उसमें मान ना ले कि हम खाने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, बट इम्पॉर्टेंट कहाँ पे जा रहे हैं वो कि जो फार्मर्स टोबैको फार्मिंग करते हैं वो उनकी जो इंडस्ट्री है टोबैको का, वो ये बोलता है कि ये कैश क्रॉप है, ये इससे पैसा मिलता है फार्मर्स को, और अगर हम तंबाकू तो उगाना वो बंद कर दें तो ये फार्मर्स बड़े तकलीफ में आ जाएंगे। बट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का बहुत साफ मानना है, और ये प्रूफ है साइंस का हिसाब से, कि अगर आप तंबाकू खेती करते हो तो आप उसके बगैर ऑल्टरनेटिव फार्मिंग की बहुत सारे उपाय हैं जिसको आपको लेना चाहिए। और ऑल्टरनेटिव फार्मिंग में कैश क्रॉप्स या जो सब्जियां जो कैश प्रोड्यूस करती है वो भी आप कर सकते हो। सेकंड चीज़ है, ये भी देखा गया कि तंबाकू अगर आप एग्रीकल्चर के हिसाब से करते हो तो आप जो उसकी खेती की जो फर्टिलिटी होती है जी, जमीन की, हाँ, उपजाऊता है, उसको आप कम कर रहे हो एक्चुअली, जबकि दूसरे क्रॉप्स में नहीं होता जी। तीसरा, आप तंबाकू जैसे विष पैदा कर रहे हो,
सो मैं अगर देखता हूँ इसको, और सबसे इम्पॉर्टेंट है, हम आज विश्व में पॉपुलेशन की एक्सप्लोजन हो रहा है, खाना सबको चाहिए, और भूखे पेट आज भी लोग सोते हैं, तो खाने की कमी तो है ही है जी। सो हम ऐसा चीज़ क्यों उगाएं जिसमें हम जहर उगा रहे हैं, जो कैंसर, हार्ट बीमारी, अस्थमा जैसे कर रही है, जो बच्चों को भी मार रही है। और क्यों ना हम अल्टरनेटिव फार्मिंग पे जाएं, जो अभी साइंटिफिकली प्रूव्ड है, जो आपकी उपजाऊता को भी ख़त्म नहीं करेगी और आपको दुनिया में ज़्यादा खाने की चीज़ों को पहुंचाएगी, जिससे कि हंगर जो है दुनिया में और भूखापन जो है दुनिया में वो ख़त्म हो। तो ये है इस थीम का मतलब कि आई नीड फूड, मतलब दुनिया बोल रही है मेरे को खाना चाहिए, तंबाकू नहीं। जी बिल्कुल, ऐसी फसल जो हमारी भूख तो नहीं पूरी कर रही है, लेकिन एक बीमारी ज़रूर पैदा कर दे रही है। धीरज सर, जो इस बार की थीम है वी नीड फूड नॉट टोबैको, यानी हमें भोजन की आवश्यकता है, तम्बाकू की नहीं। सर आप क्या कहना चाहेंगे, आपका क्या विचार है? देखिए, डॉक्टर साहू ने बड़ा सटीक बोला कि टोबैको ग्रो करने से कैश क्रॉप की कैटेगरी है, तुरंत रेवेन्यूज़ आती हैं, लेकिन इसको एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखने की ज़रूरत है। देखिए, 4.5 लाख डेथ्स होती हैं टोबैको रिलेटेड, कैंसर्स की, मैं कैंसर्स की बात करता हूँ, हर साल भारत में। उन 4.5 लाख केसेस को मैनेज करने में गवर्नमेंट को कितना एक्सपेंस आता होगा जी। तो अगर हम प्रशासन के तरफ से इसको केयरफुल थॉट देने की ज़रूरत हो सकती है कि उस रेवेन्यू का जो वेस्टेज हो रहा है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ टर्मिनल कैंसर्स, उन रेवेन्यू को अगर हम फार्मर्स के तरफ डाइवर्ट करने का कुछ पार्ट कोशिश करें और उनको सपोर्ट करने की कोशिश करें, तो मे भी हो सकता है कि टोबैको ग्रो करने की नेसेसिटी एज ए कैश क्रॉप नहीं आए। तो थीम का ये एक बहुत ब्रॉड और बहुत सटीक इम्प्लीकेशन हो सकता है कि वी शुड बी मोर कॉन्सेंट्रेटेड अबाउट हाउ टू मेक श्योर कि हम फूड कैसे, खाना कैसे ग्रो करें, रादर देन कि एक कैश क्रॉप उसमें बेनिफिट है, बट हम प्रशासनिक लेवल पर कुछ इसको अगर पॉलिसी इम्प्लीमेंट हो कि उस रेवेन्यू का, इतने डेथ्स हो रही हैं बिकॉज ऑफ कैंसर, जिसको हमको सरकारी गवर्नमेंट असिस्टेड हॉस्पिटल्स में रेवेन्यू जा रहा है उस पेशेंट के ट्रीटमेंट में, जो अवॉइड हो सकता है बिकॉज ऑफ दिस, तो मे बी ये इस लेवल पर भी बात फीजिबल हो सकती है। बिल्कुल सर, हमने काफ़ी सारी बातें करी कि कैंसर क्यों होता है, कैसे होता है, किस किस तरह के होते हैं। सर अब बहुत ही एक मुख्य बात निकल कर आती है, वो है प्रिवेंशन। सर कैसे बचा जा सके, और अगर परिस्थिति वश कैंसर हो जाता है तो क्या हमें करना चाहिए? साहू सर। प्रिवेंशन मेरे लिए तो टॉपिक है जो गवर्नमेंट को बहुत सीरियसली लेना चाहिए। मेरे पास 100 रुपया है जी, खर्च करने मेरे को 1000, मेरे पास 1 लाख लोग हैं, तो मैं इसको कैसे रेगुलेट करूं? मैं अगर कंसंट्रेट करना चाहूँगा, अगर भगवान करे कभी मौका मिले, तो मैं प्रिवेंशन पे ही अपनी पूरी स्पेंडिंग जुटा दूंगा। असर आपको तुरंत नहीं दिखेगी, पर 10 साल में आपको ये इतना प्रॉफिट देके जाएगा ऑन मॉनिटरी बेसिस एंड हेल्थ बेसिस में कि प्रिवेंशन। एंड सेकेंड थिंग है, प्रिवेंशन में आप अपने आप को स्वस्थ रख रहे हो, अपने परिवार को और एनवायरनमेंट और इर्द गिर्द के लोगों को स्वस्थ रख रहे हो। प्रिवेंशन में जब हम बात करते हैं तो हम ये बोलते हैं कि आपको डेली आधा घंटा एक्सरसाइज करना है, चाहे वो ब्रिस्क वॉकिंग हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो स्विमिंग हो, चाहे वो साइकिलिंग हो। सेकेंड प्रिवेंशन में होता है कि तंबाकू नहीं लें। थर्ड होता है कि जो घर में जो चीज़ आजकल बच्चों को अच्छा नहीं लगता, दाल चावल रोटी सब्जी, वो लेने की कोशिश करें, ना कि पिज़्ज़ाज बर्गर्स और बहुत सारी चीज़ वाले चीज़। उससे मोटापा बढ़ता है, और जब मोटापा बढ़ता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया कि कैंसर भी बढ़ने का रिस्क होता है। एंड वैक्सीन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो वो भी एक प्रिवेंशन का बड़ा 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 कारण है। और अगर हम ये सब चीज़ करें, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, 7-8-10 साल पहले WHO का वर्ल्ड कैंसर डे पे एक स्लोगन था कि, एंड ये माना जाता है कि 30 से 35% तक दुनिया में कैंसर को हम रोक सकते हैं आने से, सिर्फ ये प्रिवेंटिव स्टेप्स करने पे। और मैंने जो भी बोला आपको, उसमें एक पैसा आपका खर्च नहीं होगा, विदाउट एनी कॉस्ट। आप अपने आप को स्वस्थ रख रहे हो, इवन कैंसर ही नहीं, अगर आप एक्सरसाइज करते हो, उसकी वजह से आपको हार्ट की बीमारियां भी कम होने लगेगी और नसों की बीमारियां भी कम होने लगेगी। सो प्रिवेंशन से अच्छा कुछ भी नहीं। जी बिल्कुल, और वो कहा भी जाता है ना दर्शकों, प्रिवेंशन आर बेटर देन क्योर। धीरज सर आपका क्या कहना है? नहीं, मैं पूरा इत्तेफाक रहता हूँ। इन्होंने जो कहा वही 4 मेजर रीजंस हैं, 4 मेजर चीज़ें हैं जिस पे हमको ध्यान देना है इंडिविजुअल लेवल पर। डाइट मतलब खान पान, एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है,
टोबैको नहीं लेना है और अल्कोहल नहीं लेना है। ये 4 इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। इनके अलावा इनको अगर हम ध्यान रखें, इन 4 चीज़ों को ध्यान रखें, तो प्रिवेंटेबल कैंसर्स बहुत कम हो जाएंगे और हेल्थ बेनिफिट भी आएगा। मोटापा नहीं होना चाहिए, जैसा डॉक्टर साहू ने कहा, खान पान सही, एक्सरसाइज तरीके से करें। एक्सरसाइज का मतलब हम ये ना लें कि हमको जिम जाना है, हम वॉक करते हैं या हम थोड़ा सा जॉगिंग करते हैं, वो भी हमारा एक्सरसाइज में काउंट करता है। दूसरा, अल्कोहल इम्पॉर्टेंट है, अल्कोहल के साथ काफ़ी चीज़ें गड़बड़ हो जाती हैं, और स्मोकिंग। ये 4 चीज़ों को अगर हम मैनेज करें, काफ़ी हद तक प्रिवेंशन चांसेस हैं। जी, और आपका सेकंड सवाल था कि अगर हो जाए तो क्या होना चाहिए। जी, सबसे पहले तो डर नहीं होना चाहिए। कैंसर जैसे बोला, ये दूसरी बीमारी जैसे है। मैं सबको ये बोलता हूँ, ये एनालॉग में समझाने के लिए लोगों को करता हूँ कि आप शुगर, जब किसी को होता है डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर होता है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाते हैं, अरे अरे मेरे पापा को तो शुगर हो गया। कोई दुख से नहीं बोलता यार शुगर हो गया। ये एक सोच है, ये मानसिक ब्लॉकेज है। सो मैं मानता हूँ कि भारत में आज ब्लड प्रेशर, शुगर के वजह से ज़्यादा डेथ्स होते हैं, ना कि कैंसर से। सेकेंड चीज़ है, कैंसर एक क्योरेबल डिजीज़ है। अगर आप सही टाइम पे पकड़े से 2 से 6 महीने के इलाज के बाद आप जिंदगी भर के लिए कैंसर मुक्त हो सकते हो। बट शुगर और ब्लड प्रेशर को आप जिंदगी भर के लिए दवाई लेनी पड़ेगी। तो ये अप्रोच ही गलत है हमको। जी, अगर किसी को कोई भी नयापन होता है, जैसे हमने बोला, जैसे मुंह में छाला होना, दस्त लग में उल्ट आपको खून आना, या फिर आपको कब्जियत होना, या फिर आपकी बच्चेदानी के मुंह से खून आना, या संभोग के बाद आपकी नीचे के रास्ते से महिलाओं को खून आना, या फिर स्तन में कोई गठान हो, या शरीर के किसी भी हिस्से में कोई नयापन हो, गो टू ए डॉक्टर। और प्लीज़, अगर डॉक्टर आपको बायोप्सी के लिए बोले या सुई की जांच के लिए बोले, मत घबराइए, उससे कैंसर नहीं फैलती। आप बायोप्सी नहीं करेंगे तो सही कैंसर पता नहीं चलेगा और इलाज सही नहीं हो पाएगा। तो ये चीज़ करने की ज़रूरत है कि हमको डर हटाना पड़ेगा। कैंसर बिल्कुल ठीक हो सकता है, प्रोवाइडेड आप जल्दी आए। और जल्दी का मतलब है, जैसे ही आपको मालूम चला कुछ नयापन है, जल्दी डॉक्टर पास जाइए, जांच करिए, और बायोप्सी अगर बोले तो बिल्कुल करिए। जी बिल्कुल। दर्शकों, इस बात को ध्यान में रखना बेहद ज़रूरी है कि जो कैंसर है वो ठीक हो सकता है, वो एक ट्रीटेबल होता है। जी, और वो ठीक होता भी है। जी हाँ, बिल्कुल। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस चीज़ से उबर जाते हैं और फिर से अपना जो जीवन है वो सामान्य तरीके से फिर से जीने लगते हैं। और इसके पहले सर ने जो प्रिवेंशंस पे बात कही थी, दर्शकों देखिए, तालमेल या फिर मैं कहूँ बैलेंस, संतुलन बेहद ज़रूरी होता है, क्योंकि जहाँ पर संतुलन बिगड़ता है, कैसे भी, चाहे छोटे रूप में चाहे बड़े रूप में, आप बीमारियों से ग्रस्त होने ही लगते हैं। सर, यहाँ पे आपने कुछ कब्ज़ की बात करी थी, कुछ बेसिक सी चीज़ों की बात करी थी। सर, कई बार लोगों ने ऐसी भी धारणा मन में बनाकर रखी है कि जो तम्बाकू का सेवन है या फिर जो धूम्रपान है, जो कि एक तरीका है तम्बाकू के सेवन का, इसके बिना अगर हम ये नहीं करते हैं तो हमें कब्ज़ हो जाता है या फिर हमारा सिर घूमता है। जी बिल्कुल, ये बहुत ही सामान्य सी समस्या है या फिर कहें बहाना है जिसकी लोग आड़ लेते हैं। मैं चाहूँगी कि इस बात को आप ज़रूर हमारे दर्शकों को स्पष्ट करें। Want to say something? जी सर। Yeah. So, निकोटिन, जी, निकोटिन इज द मेन कल्प्रिट। जो लत लगती है तंबाकू से, वो निकोटिन से लगती है। और निकोटिन के साथ तंबाकू जिसमें होते हैं, जैसे मान लें सिगरेट होता है, उसमें कई सारे 100 से लेके हजारों में केमिकल्स होते हैं जो कैंसर पैदा करती है। जी, सो निकोटिन के साथ जो लत पैदा करती है, जो आदत में डालती है, उसके वजह से उनको लगता है कि मैंने सिगरेट नहीं ली, बीड़ी नहीं ली, तो मेरे को वो निकोटिन का ड्राइव नहीं आता ब्लड में, तो उनको अटपटा लगता है और उनको आदत पड़ जाती है। इसीलिए उनको लगता है कि यार मैंने सिगरेट या बीड़ी नहीं ली तो कब्जियत में हो जाएगी, जबकि वो निकोटिन की ड्राइव है जो उनको वो एहसास करा रही है। निकोटिन कैंसर नहीं करता, पर निकोटिन लत लगाती है। पर निकोटिन के वजह से उस चीज जो सिगरेट है या बीड़ी है, उसमें जो कैंसर जैसे चीजें साथ में जुड़ी हुई होती है, इट कम्स एज ए कॉम्बो पैकेज। तो लत लगाती है निकोटिन, हेल्थ खराब करती है दूसरे केमिकल्स। तो इस वजह से जो लोग बोलते हैं कि ये करने से ये होता है, सिगरेट लेने से मेरे को ऐसा लगता है, वो चीज है। मतलब निकोटिन जब शरीर में कम होने लगता है तो उनको देखिएगा, जो सिगरेट लेते हैं, बीड़ी लेते हैं या तंबाकू लेते हैं, वो चिड़चिड़े हो जाते हैं जब वो छोड़ते हैं। जी बिल्कुल। तो इसीलिए क्योंकि निकोटिन हट रहा है। एंड दैट इज वाई हमने स्टार्टिंग में बोला था दोनों कि डॉक्टरी सलाह और काउंसलिंग के साथ आपको डी एडिक्शन करना चाहिए, तंबाकू निवारण पे जाना चाहिए। नहीं तो इस चिड़चिड़ापन को और ये जो बेचैनी है आप झेल नहीं पाते, आप दोबारा निकोटिन लेने लग जाते हो। दैट इज वाई आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत होती है।
जी बिल्कुल, दर्शकों जो आदतें होती है, चाहे कोई छोटी आदत हो या फिर कोई बड़ी लंबी आदत हो, उनसे छुटकारा पाना मुश्किल ज़रूर होता है लेकिन असंभव नहीं होता। जी हाँ बिल्कुल, कितनी भी कैसी भी आदत क्यों ना हो, आप उससे निजात पा सकते हैं। थोड़ी मेहनत और थोड़ी संयम की ज़रूरत होती है। धीरज सर, आप रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, यानी कि जब कैंसर हो जाता है तो उसके उपचार में, कैंसर के ट्रीटमेंट में एक तरीके से रेडियोथेरेपी दी जाती है। तो सर ये मैं चाहूँगी कि आप इस बात को हमारे दर्शकों को समझाएं कि जो रेडियोथेरेपी वो एक्चुअली में क्या है, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं जिन्हें समझ में नहीं आता कि इसका एक्चुअली में सीन क्या है। देखिए, रेडियोथेरेपी एक तरह का नहीं, इनफैक्ट कैंसर का सबसे पुराना उपचार रेडियोथेरेपी ही है। करीब 150 साल हो गए इस ट्रीटमेंट को डेवलप हुए। इसमें हम रेडिएशन का यूज़ करते हैं ट्यूमर के सेल्स को डैमेज करने के लिए। इसकी अपनी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड मैकेनिज़्म होती हैं, लेकिन जनरल लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि रेडिएशन थेरेपी में कोई दर्द वगैरह नहीं होता। मोस्ट कॉमन सवाल लोगों का आता है, साहब रेडिएशन होगा क्या, हमारे बहुत तकलीफ़ होगी? तो ना उसमें कुछ गर्म ठंडा नहीं रहता। जैसे आपने छाती का कभी एक्सरे करवाया हो, वैसी सी एक मशीन होती है। हम रेडिएशन देते हैं और हम डेली देते हैं और कुछ दिनों तक लगातार देते हैं। इससे धीरे धीरे ट्यूमर का जो साइज़ होता है वो ख़त्म होना चालू हो जाता है। तो इससे डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स माइनर आते हैं, तो ऐसे इलाज होता है रेडिएशन से। जी बिल्कुल। सर, बहुत ही एक कॉमन चीज़ आज के समय में हम देखें तो ई सिगरेट। साहू सर, मैं आपसे चाहूँगी कि आप ई सिगरेट के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, ई सिगरेट इज़ नथिंग बट व्हाट हैपेंस इज, जो निकोटिन जैसे मैंने बोला है, उस निकोटिन को हम एरोसोल के रूप में लेते हैं। जब एरोसोल के रूप में लेते हैं तो ई सिगरेट को भी धीरे धीरे बैन करने जा रहे हैं और बहुत सारे देशों में, इवन हमारे उसमें भी बहुत सारी जगहों पे बैन हो चुकी है। फिर भी ई सिगरेट जो लोग लेते हैं, स्पेशली यंग लोग लेते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो लेते हैं, जो कंप्यूटर सेवी हैं वो लेते हैं। ये नहीं समझ पाते, उनको लगता है कि हम निकोटिन तो ले रहे हैं, इसमें क्या प्रॉब्लम है। ये देखा गया है वर्ल्ड स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, जब आप ई सिगरेट लेते हैं तो उन लोग ज़्यादातर जाके आगे चल के तंबाकू लेते हैं, क्योंकि ये भी एक निकोटिन का फॉर्म होता है। ये भी देखा गया है कि जब ई सिगरेट लेते हो तो आप एरोजोल जो आप सूंघते हो, जो लेते हो अंदर भाप, उसके वजह से आपको लंग की इंजरी होती है और आगे चल के आप लंग के बहुत सारे नुकसानों को झेलना पड़ेगा और लंग की इंजरी की वजह से आपको COPD और अस्थमा जैसे बीमारी हो सकती है। ई सिगरेट्स के वजह से आपको कोई भी फ़ायदा नहीं है। आप एक नशे के शिकार हो रहे हो। उस आदत की वजह से आगे चल के आप तंबाकू लेने की संभावना आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है और ई सिगरेट लेने की वजह से आपके फेफड़े खराब हो रहे हैं। इसकी साइंटिफिक प्रूफ है जी। तो आप ये सब चीज़ें, बैटरी ऑपरेटेड चीज़ जब आप इस्तेमाल करते हो तो आग लगने का भी डर है। ये भी इंसिडेंट्स हुए हैं कि बिकॉज ऑफ इट बैटरी ऑपरेटेड आग लगा है और इंजरी हुआ है मुंह को। तो आप ये सब क्यों करना चाहते हो? इसी वजह से ये सब चीज़ों को लेके और बहुत सारे रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट ने इसको बैन किया है हमारे देश में भी। जी बिल्कुल। देखिए दर्शकों, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो युवा, आज के समय में युवा इन सब चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हमें दिखते हैं। लेकिन देखिए, ये थोड़े से समय के लिए ज़रूर लगता है कि आप कूल लग रहे हैं, ये एक स्टेटस सिंबल है, लेकिन ये जानिए कि ये गलत चीज़ें आपको कभी भी अच्छा नहीं दिखा सकती हैं और ना ही आपको जीवन में कहीं अच्छी जगह लेकर जा सकती हैं। सर, आज कार्यक्रम में आने के लिए, इतनी महत्वपूर्ण विषय पर हमारी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए धीरज सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। TP साहू सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद समय निकालने के लिए कार्यक्रम में। थैंक यू। और पुनः आप दोनों को फिर से मैं कहूँगी कि आज का जो वर्ल्ड नो टोबैको डे था, इस पर आप आए हमारे कार्यक्रम में और हमारे दर्शकों को जागरूक किया इस विषय पर। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, उम्मीद करती हूँ कि आज के हमारे इस कार्यक्रम से आप में से किसी ना किसी के जीवन में परिवर्तन ज़रूर आएगा। और देखिए, मैं एक बात कहना चाहूँगी कि जागरूकता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। ये एक बहुत पावरफुल टूल है। जागरूकता समाज में आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ सकती है। तो बिल्कुल जागरूक रहें कि क्या क्या गलत प्रभाव इन सभी चीज़ों का हमारे जीवन में आता है। उम्मीद करती हूँ कि आज का अंक हमारा आप सभी को पसंद आया होगा। अगले अंक में फिर मिलेंगे। मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।